सेक्शन 30 आ रहा है अपना रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में। ये अपन को बताएगा किस बारे में बताएगा कि अगर कोई भी किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का अगर प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है तो उस एप्लीकेंट के द्वारा रिवोकेशन का एप्लीकेशन लगाया जाएगा। रिवोकेशन का मतलब प्रॉपर ऑफिसर को ये बात बताएगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों किया आपने, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करना चाहिए। मतलब वो उस एप्लीकेशन को जो कैंसिलेशन के एप्लीकेशन लगाई है प्रॉपर ऑफिसर ने एप्लीकेंट को, उस एप्लीकेशन को कैंसिल करने के बारे में बताएगा। अब देखो क्या बताएगा। सबसे पहले अपन को ये बताएगा कि भी प्रॉपर ऑफिसर रहेगा वो अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है तो उसको इंटीमेशन देगा। कौन से फॉर्म में देगा? REG 21 में उसको इंटीमेशन देगा कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, 21 में इंटीमेशन दे देगा। फिर 22 में जो एप्लीकेंट रहेगा वो क्या करेगा, उसका रिप्लाई करेगा। रिप्लाई इस प्रकार से करेगा कि मैं इन जैसे रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना किया जाए। तो देखो क्या क्या आ रहा है अपना। सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड बाय द ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन। अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा ऑन मोशन से कैंसिल किया जा रहा है, मैं सबमिट, तो क्या करेगा प्रॉपर ऑफिसर में सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का एक एप्लीकेशन लगाएगा। किसको? एप्लीकेंट को लगाएगा। कौन से फॉर्म में लगाएगा? REG 21 में वो एक एप्लीकेशन लगाएगा। टू सच ऑफिसर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन उसने कैंसिलेशन का ऑर्डर पास किया उसके अगले 30 दिन में हमें REG 21 फाइल करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा। ये एप्लीकेशन लगाने के बाद अब एप्लीकेंट क्या करेगा? वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड। अब जैसे ही उसने कैंसिलेशन का एप्लीकेशन लगा दिया, अब उस एप्लीकेशन का रिप्लाई करेगा कौन? प्रॉपर ऑफिसर करेगा। वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड। अगर प्रॉपर ऑफिसर क्या हो जाए? सेटिस्फाइड हो जाए। और रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। जो भी एप्लीकेंट ने रिकॉर्ड दिया है, रीजन बताया राइटिंग में, दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर उस रीजन से प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगे, वो सफिशिएंट ग्राउंड लगे किसका? रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना या फिर रिवोक करने का अगर उसको सफिशिएंट ग्राउंड लगे, ही शैल रिवोक। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर देगा? ही शैल रिवोक, वो रिवोक कर देगा। रिवोक का जनरल मीनिंग हो गया कैंसिल करना या फिर रद्द करना। रद्द करना किसको रद्द करना? जो भी उसने कैंसिलेशन का अपन को एप्लीकेशन लगाया था ना, उस एप्लीकेशन को वो कैंसिल कर देगा, रिवोक कर देगा। द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय एन ऑर्डर इन फॉर्म GST REG 22। और अपन को एक ऑर्डर पास करेगा। कौन से फॉर्म में? REG 22 में ऑर्डर पास करेगा। विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेट टू द सेम एप्लीकेंट। REG 22 में अपन को क्या कर देगा? कम्युनिकेट कर देगा और साथ ही एप्लीकेंट को एक एप्लीकेशन लगा देगा। कौन से फॉर्म में लगाएगा? REG 22 में लगाएगा। कब तक लगाएगा? विद इन 30 days लगाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन उस प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन लगाया उसके अगले 30 दिनों में वो क्या कर देगा? REG 22 में अप्लाई कर देगा। उसके बाद द प्रॉपर ऑफिसर में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अब प्रॉपर ऑफिसर ऐसा लगे जो भी रीजन एप्लीकेंट ने बताया, अगर उन रीजन से वो क्या हो रहा हो? सेटिस्फाई हो रहा हो बाय एन ऑर्डर, तो वो एक ऑर्डर इश्यू कर देगा इन फॉर्म GST REG 05 में। 05 में एक ऑर्डर दे देगा। किस चीज का ऑर्डर देगा? वो अपन ने जो भी उसने कैंसिलेशन का रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का एप्लीकेशन लगाया था उसको कैंसिल कर देगा और एप्लीकेंट को REG 05 में क्या कर देगा? कम्युनिकेट कर देगा कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर रहे हैं। द प्रॉपर ऑफिसर शैल बिफोर पासिंग द ऑर्डर। प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास करने से पहले प्रॉपर ऑफिसर शैल बिफोर पासिंग द ऑर्डर इश्यू ए नोटिस। एक नोटिस इश्यू करेगा। किस चीज का नोटिस इश्यू करेगा? वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने से पहले अपन को एक नोटिस देगा। कौन से फॉर्म में देगा? फॉर्म GST REG 23 में देगा। और रिक्वायरिंग द एप्लीकेंट टू शो काज नोटिस। और एप्लीकेंट को क्या करना पड़ेगा? एक शो काज नोटिस देगा। शो काज नोटिस किस चीज का देगा? कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना करें, उस चीज का रीजन बताओ। मतलब एप्लीकेंट को रीजन बताना होगा कि इस रीजन की वजह से आप मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना करो।
शोकाज एज टू वाई द एप्लीकेंट सबमिटेड द रिवोकेशन अंडर सब रूल 1। जो भी रूल 1 में अपन ने पढ़ा था ऊपर ऊपर, विद इन 30 डेज वो क्या करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा। अब अपन को क्या देगा, शोकाज नोटिस देगा। शोकाज नोटिस में अपन को पूछेगा कि आप रीजन बताओ कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना करें। रिवोकेशन अंडर सब रूल 1 शुड नॉट बी रिजेक्टेड, कि किस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाए या रिजेक्ट नहीं किया जाए। एंड द एप्लीकेंट शैल फर्निश द रिप्लाई। अब एप्लीकेंट क्या करेगा, उस चीज का रिप्लाई देगा कि मेरा, उसको शोकाज नोटिस जिस दिन मिला ना एप्लीकेंट को, उसके अगले 7 दिन में वो शोकाज नोटिस का रिप्लाई करेगा। किस फोरम में करेगा, REG 24 में वो रीजन बताएगा कि इस रीजन की वजह से मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाए। अपॉन रिसीव द इंफॉर्मेशन और क्लेरिफिकेशन, जो भी इंफॉर्मेशन या क्लेरिफिकेशन एप्लीकेंट के द्वारा दी जाएगी इन फोरम GST REG 24 में। 24 में अपन ने क्या पढ़ा कि शो काज नोटिस मिला था, उस शो काज नोटिस का एप्लीकेंट ने 24 में रिप्लाई किया था। अब वो 24 रिसिप्ट होगा किसको, प्रॉपर ऑफिसर को। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू डिस्पोज द एप्लीकेशन इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सब रूल 2। जो भी सब रूल 2 पढ़ा है अपन ने ऊपर, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर देगा, एप्लीकेशन को डिस्पोज या फिर रिवोक करने का प्रोसीड या फिर प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन और क्लेरिफिकेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट। जिस दिन उसको एप्लीकेंट से क्या मिला, इंफॉर्मेशन या फिर क्लेरिफिकेशन मिला, उसके अगले 30 दिन में वो उसे क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो नॉर्मली बात करें तो अपन ने सेक्शन 30 में अपन ने क्या पढ़ा, सेक्शन 30 और रूल 23 में अपन ने ये पढ़ा है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का ओन मोशन पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा ना, तो सबसे पहले प्रॉपर ऑफिसर की क्या ड्यूटी रहेगी कि उस एप्लीकेंट को क्या करे, वो इंटीमेशन दे कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं। तो इंटीमेशन कौन से दे रहा है, इंटीमेशन वो दे रहा है REG 21 में। कितने दिन में दे रहा है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्वर द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का ऑर्डर पास हो, उसके विद इन 30 डेज में 21 फाइल करना पड़ रहा है। अब जैसे ही एप्लीकेंट ने 21 तो फाइल कर दिया कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना किया जाए, प्रॉपर ऑफिशियली हो सकता है उसे सेटिस्फाइड हो या फिर ना हो। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो रहा है, जो भी रीजन एप्लीकेंट ने बताया उस रीजन से वो सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसी सिचुएशन में क्या कर देगा, वो प्रॉपर ऑफिसर हमारे रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर देगा, मतलब कैंसिल नहीं करेगा, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा और एक ऑर्डर पास कर देगा। ऑर्डर कौन से फॉर्म में पास करेगा, REG 22 में ऑर्डर पास कर देगा। कितने दिनों में करेगा, विद इन 30 डेज कर देगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेट। जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन मिला, उसके विदिन 30 डेज REG 22 में वो क्या कर देगा, हमारा रजिस्ट्रेशन रिवोक कर देगा, कैंसिलेशन को रिवोक कर देगा। और रिवोक करने के बाद क्या करेगा, एप्लीकेंट को भी कम्युनिकेट कर देगा। अब एप्लीकेंट को कम्युनिकेट करने के बाद देखो क्या होगा, द प्रॉपर ऑफिसर मे फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय एन ऑर्डर। अब वो क्या करेगा, एक ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर कौन से फॉर्म में पास करेगा, REG 05 में पास करेगा। और REG 05 में क्या बताएगा कि जो भी आपने एप्लीकेशन लगाया रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का, उसे हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब दोबारा से आपको रजिस्टर्ड कर रहे हैं। आपका जो कैंसिलेशन रिवोक है वो एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर रहे हैं और आपको वापस से रजिस्टर्ड कर रहे हैं। और साथ ही REG 05 में वो ऑर्डर पास कर देगा और किसको कम्युनिकेट कर देगा, एप्लीकेंट को कम्युनिकेट कर देगा कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अब कम्युनिकेट करने के बाद देखो क्या करना पड़ेगा, द प्रॉपर ऑफिसर शैल बिफोर पासिंग द ऑर्डर। प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास करने से पहले क्या करेगा, इश्यू ए नोटिस, एक नोटिस देगा। कौन से फॉर्म में देगा, REG 23 में देगा। और रिक्वायरिंग द एप्लीकेंट टू शोकाज नोटिस, और साथ में क्या देगा, एप्लीकेंट को एक शोकाज नोटिस देगा कि हमें रीजन बताओ कि हम आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल क्यों ना करें, या फिर जो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको क्यों रिवोक करें, क्यों रद्द करें, उसको उसका रीजन पूछेगा। अब रीजन बताएगा एंड द एप्लीकेंट शैल फर्निश द रिप्लाई। अब उस शोकाज का नोटिस, जो एप्लीकेंट है उसको शोकाज नोटिस का क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा।
रिप्लाई कब तक करना पड़ेगा शोकाज नोटिस का? विद इन 7 डेज। 7 वर्किंग डेज में उसको क्या करना पड़ेगा? रिप्लाई करना पड़ेगा कि इन रीजन की वजह से मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना किया जाए। 7 वर्किंग डेज में वो शोकाज नोटिस का रिप्लाई कर देगा और साथ ही कौन सा फॉर्म फाइल करेगा? जिस दिन उसको नोटिस मिला उसके 7 दिन में वो शोकाज नोटिस का रिप्लाई कर देगा और साथ में फॉर्म कौन सा फाइल कर देगा? फॉर्म जीएसटी RAG 24 फाइल कर देगा। उसके बाद अब देखो लास्ट में क्या बता रहा है, अपॉन रिसीव द इंफॉर्मेशन और क्लेरिफिकेशन। अब जैसे ही प्रॉपर ऑफिसर को पूरी इंफॉर्मेशन या क्लेरिफिकेशन मिल जाती है किसकी, कि रजिस्ट्रेशन रिवोक करने की, तो वो क्या करेगा? RAG 24 में द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड 24 में वो प्रोसेस स्टार्ट कर देगा अपनी। कौन सी प्रोसेस है? उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने या फिर रिवोक करने की प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। मैनर स्पेसिफाइड इन सब रूल 2, जो भी सब रूल में मैनर बताया गया उस मैनर में वो अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। जिस दिन उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है वहां से वो अगले 30 दिन में उसकी प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। और किसको कर देगा? एप्लीकेंट को भी इन्फॉर्म या इंटीमेट कर देगा। तो यहाँ तक सेक्शन 30 में कोई डाउट है तो बताओ। सेक्शन 30 में अपन ने बेसिकली ये पढ़ा है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का ऑन मोशन पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है ना, तो अब अगर दूसरी सिचुएशन में एप्लीकेंट क्या करेगा? उस रिवोकेशन का क्या करेगा? रिप्लाई करेगा कि मेरे को इस वजह से मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो अब प्रॉपर ऑफिसर उसमें पूरी प्रोसेस करेगा कि किन किन वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए। कौन कौन से फॉर्म फाइल करेगा, कौन कौन से फॉर्म तो प्रॉपर ऑफिसर फाइल करेगा, कौन कौन से फॉर्म और किस प्रकार से इंटीमेशन है वो पर्सन देगा। उन सब चीजों के बारे में अपन ने पढ़ा है सेक्शन 30 में। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मेन मेन इनमें फॉर्म याद रखना है कि फॉर्म कौन सा फाइल करना होता है और कितने टाइम पीरियड में फाइल करना होता है। बोलो कोई डाउट है तो। ये सब तो प्रोसीजर पार्ट ही चल रहा है। क्या? सब प्रोसीजरल पार्ट चल रहा है ना ये सब कुछ। हाँ जी। अब उसके बाद देखो एक लास्ट रूल आ रहा है अपना 25 और 26 से। 25 किसका आएगा कि जैसे अपना प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन वापस से एप्लीकेबल कर देगा तो वो अगर चाहे तो वो क्या कर सकता है? अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है बिजनेस प्रेमाइसेज की। जहाँ पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ वहां पे फिजिकल वेरीफाई करेगा वो कि यहाँ पे रियल में बिजनेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो कैसे करेगा वो फिजिकल वेरिफिकेशन। where the proper officer is satisfied, the proper officer satisfied हो that the physical verification of the place of business of a registered person is required। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है जहाँ वो बिजनेस कर रहा है वहां पे उसका क्या होना जरूरी है? फिजिकल वेरिफिकेशन करना जरूरी है। इस प्रकार का अगर उसको रीजन लगे तो वो क्या करेगा? आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। verification and the done and अदर डॉक्यूमेंट। फिर वो क्या करेगा? वेरिफिकेशन करने के बाद देन एंड द वेरिफिकेशन रिपोर्ट along with the डॉक्यूमेंट, एक वेरिफिकेशन के रिपोर्ट लगाएगा किसके साथ में? अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ में। जो भी अदर एनसीएलटी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनके साथ वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स लगाएगा या फिर रिपोर्ट लगाएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन किया है और यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और जैसे ही वो अदर डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंक्लूड करेगा? वो फोटोग्राफ्स भी इंक्लूड करेगा। फोटोग्राफ्स किस चीज के लेगा? वो अपने जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे वहां पे अपने बिल्डिंग का वो फोटोग्राफ क्लिक करेगा और वो फोटोग्राफ कहाँ पे अपलोड कर देगा? जो भी कॉमन पोर्टल है वहां पे अपलोड कर देगा। कौन से फोरम में अपलोड करेगा? RAG 30 में अपलोड कर देगा। कब तक करेगा? विद इन 15 डेज फॉलोइंग द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन। जिस दिन उसने वेरिफिकेशन किया है अपने बिजनेस का वहां से 15 डेज में वो क्या कर देगा? RAG 30 में वो फोटोग्राफ या डॉक्यूमेंट्स या फिर जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर देगा। बोलो कोई डाउट है तो 25 में। तो क्यों अपलोड कर रहे हैं पिक्चर? अरे वो इसलिए
कि हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया और फिजिकल वेरिफिकेशन में जो अपन ने वेरीफाई किया वो सब कुछ ठीक है, कि वहां पे ओ, जहाँ पे मैंने बिजनेस बता रखा था कि मैं इस प्लेस में बिजनेस करता हूँ, वहां पे एक्चुअल में वो बिजनेस एग्जिस्टेंस करता है या नहीं है, बिजनेस है या नहीं है। अगर है तो वो उसकी पिक्चर क्लिक कर लेगा अपने बिल्डिंग और बिजनेस की, और वो कॉमन पोर्टल पर अपलोड कर देगा कि यहाँ पे एक्चुअल में रियल में बिजनेस हो रहा है। ओके सर। सर अगर नहीं हो रहा होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। अब उसके बाद में लास्ट रूल आ रहा है अपना, रूल 26, मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन। मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन में अपन को ये वही बातें बताएगा जो अपन ने इनकम टैक्स में पढ़ा था। इनकम टैक्स में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो भी रिटर्न होते हैं उन रिटर्न में किसके द्वारा वेरीफाई होनी चाहिए। अपन ने इंडिविजुअल के केस में पढ़ा था कि इंडिविजुअल के द्वारा, खुद के द्वारा वेरीफाई होनी चाहिए। अगर वो इंडिया से एब्सेंट है तो उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर ऑथोराइज पर्सन उस पर क्या करेगा, साइन वगैरह करेगा। तो वही यहाँ पे अपन को जीएसटी में बता रहा है, रूल 26 में ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करने के बारे में अपन को ये रूल बताएगा। तो देखो क्या बता रहा है, ईच डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द रिटर्न फर्निश्ड। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है ना जो भी रजिस्टर्ड पर्सन के, इंक्लूडिंग द रिटर्न फर्निश्ड ऑनलाइन, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स में क्या इंक्लूड कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा जो भी रिटर्न फर्निश की जाती है ऑनलाइन, शैल बी साइंड, वो किसके द्वारा साइन होनी चाहिए और किसके द्वारा वेरीफाई होनी चाहिए, वो अपन को यहाँ पे बता रहा है। तो देखो किस प्रकार से बता रहे, इंडिविजुअल के केस में तो कौन वेरीफाई करेगा, कौन साइन करेगा, कंपनी के केस में कौन करेगा, वो सब चीजें आएंगी। तो यहाँ पे पैराग्राफ वाइज पढ़ने की अपन को नीड नहीं है, शॉर्ट में पढ़ सकते हैं। शॉर्ट में देखो सबसे पहले अपन को बता रहा है, ए पॉइंट में बताएगा इंडिविजुअल के बारे में, एम में अपन को बताएगा इंडिविजुअल के बारे में। तो इंडिविजुअल में कौन कर सकता है, या तो इंडिविजुअल खुद उसको वेरीफाई करेगा, अगर इंडिविजुअल अब्सेंट है कहाँ से, इंडिया से, या फिर वो इनकेपेसिटेड है, तो इसी सिचुएशन में कौन करेगा, उसके द्वारा ऑथोराइज पर्सन रहेगा वो फाइल कर देगा, वो साइन कर देगा, वो वेरीफाई कर देगा, ठीक है। अगर ऑथोराइज पर्सन नहीं है तो उसका कोई भी गार्जियन या फिर लीगल हायर क्या कर देगा, उस पे बाय लीगल हायर या फिर गार्जियन के द्वारा वो साइन या फिर वेरीफाई कर देंगे। तो इंडिविजुअल के केस में कौन आया, या तो इंडिविजुअल खुद साइन कर देगा या वेरीफाई कर देगा, या फिर इंडिविजुअल खुद एब्सेंट है या फिर वो एबल नहीं है करने में साइन या वेरीफाई में, तो उसके द्वारा जो ड्यूली ऑथोराइज पर्सन होगा इस बिहाफ पे कि ये पर्सन मेरे द्वारा साइन कर सकता है या फिर वेरीफाई कर सकता है, तो वो पर्सन कर देगा। अब अगर जो इंडिविजुअल है वो मेंटली कैपेसिटेड है, तो इसी सिचुएशन में जो भी उसका लीगल गार्जियन होगा वो लीगल गार्जियन क्या कर देगा, उसके बिहाफ पे साइन या फिर वेरिफिकेशन कर देगा। ये तो इंडिविजुअल के केस में आ गया। दूसरा आ रहा है अपना एचयूएफ के केस में। एचयूएफ के केस में देखो क्या बता रहा है, एचयूएफ के केस में बता रहा है कि सबसे पहले तो किसके द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, किसके साइन होने जरूरी है, कर्ता के साइन होने जरूरी है, एचयूएफ का जो भी करता है उसके द्वारा साइन होना जरूरी है, किस पे, रिटर्न पे या फिर अदर जो डॉक्यूमेंट्स है उन पे। एंड कर्ता इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, और अगर कर्ता इंडिया से एब्सेंट है या फिर मेंटली वो इनकेपेसिटेड है, तो इसी सिचुएशन में कौन कर देगा, जो भी उसके अफेयर्स को अटेंड कर रहा है, मतलब जो भी उसके अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है वो पर्सन साइन कर देगा। या फिर उसके वो भी नहीं है तो इसी सिचुएशन में एचयूएफ का कोई भी एडल्ट मेंबर कर देगा, या फिर एडल्ट मेंबर ना कर पा रहा है तो उसके द्वारा जो भी कर्ता के द्वारा ऑथोराइज सिग्नेटरी जो डिक्लेयर किया गया है वो पर्सन क्या कर देगा, साइन कर देगा या फिर वेरीफाई कर देगा। तो एचयूएफ के केस में कौन आ गया, सबसे पहले तो कर्ता करेगा, अगर कर्ता एब्सेंट है या फिर मेंटल है तो इसी सिचुएशन में उसका जो भी अफेयर्स को जो कंट्रोल कर रहा है, अटेंड कर रहा है वो कर देगा, या फिर कोई भी एडल्ट मेंबर कर देगा एचयूएफ का, या फिर कोई भी ऑथोराइज सिग्नेटरी कर देगा जो कर्ता के द्वारा डिक्लेयर किया गया हो, ठीक है। यस सर। इनमें कुछ वैसे एक्सप्लेनेशन लायक है नहीं, केवल अपन को रीडिंग लगाना है। ऑलरेडी जो आपको इनकम टैक्स में बताया सेम वैसे ही चल रहा है। तीसरा अपन को बता रहा है कंपनी के केस में, कंपनी के केस में रिटर्न को कौन तो वेरीफाई करेगा और कौन साइन करेगा। तो देखो कौन बता रहा है, कंपनी के केस में बता रहा है अपन को सीईओ बता रहा है। कंपनी का कौन करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साइन या फिर ड्यूली वेरीफाई करेगा। अगर सीईओ नहीं है कंपनी में तो कौन करेगा, जो भी सीईओ के द्वारा ऑथोराइज सिग्नेटरी है वो साइन कर देगा। तीसरा अपन को बता रहा है गवर्नमेंट के केस में,
कि गवर्नमेंट के केस में रिटर्न कौन फाइल करेगा, तो गवर्नमेंट के केस में या तो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंटल एजेंसी है या फिर लोकल अथॉरिटी है। तो इसी सिचुएशन में जो भी गवर्नमेंट के द्वारा या फिर गवर्नमेंटल एजेंसी या फिर लोकल अथॉरिटी के द्वारा कोई भी ऑथोराइज ऑफिसर है, ऑथोराइज जैसे गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को ऑथोराइज कर रखा है कि वो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंटल एजेंसी या फिर लोकल अथॉरिटी की जो भी रिटर्न होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन पे वो साइन कर देगा, उनको वो वेरीफाई कर देगा। तो वो पर्सन क्या कर देगा, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज पर्सन वेरीफाई कर देगा। चौथा आ रहा है अपना इन केस ऑफ ए फर्म, फर्म की कंडीशन में कौन वेरीफाई करेगा, बाई एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर साइन कर देगा या फिर वेरीफाई कर देगा, बट वो पार्टनर कौन नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, या फिर माइनर नहीं है तो कौन कर देगा, ऑथोराइज सिग्नेटरी उस पर साइन कर देगा। उसके Yes, बाद आ रहा है इन एनी, इन द केस ऑफ एनी अदर एसोसिएशन, या फिर इनके अलावा और कोई एसोसिएशन है, तो इसी सिचुएशन में कौन करेगा, उस एसोसिएशन का कोई भी मेंबर कर देगा, या फिर मेंबर के अलावा मेंबर लोगों ने क्या कर रखा है, किसी अदर पर्सन को ऑथोराइज सिग्नेटरी बना रखा है, तो वो सिग्नेटरी क्या कर देगा, साइन वगैरह वेरिफिकेशन कर देगा। इन केस ऑफ ए ट्रस्ट, ट्रस्ट के केस में कौन करेगा, जो ट्रस्ट के मेंबर रहेंगे जिनको अपन बोलते हैं ट्रस्टी, उन ट्रस्टी के द्वारा साइन कर दिए जाएंगे, या फिर ट्रस्टी ने मिलकर क्या कर रखा है, किसी पर्सन को ऑथोराइज कर रखा है, ऑथोराइज सिग्नेटरी अपॉइंट कर रखा है, तो वो पर्सन उस पर साइन या वेरिफिकेशन कर देगा। पर्सन, या फिर इनके अलावा और कोई पर्सन बचा है, तो बाई सम पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, तो इसी सिचुएशन में कौन करेगा, जो भी उसके बिहाफ पे एलिजिबल पर्सन है, अपॉइंटेड है, वो पर्सन क्या कर देगा, तो साइन या फिर वेरिफिकेशन कर देगा। तो यहाँ पे रूल 26 में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। 26 में अपन ने पढ़ा कि इंडिविजुअल के केस में तो उस रिटर्न को या फिर डॉक्यूमेंट्स साइन करेगा, कौन वेरीफाई करेगा। तो इंडिविजुअल में तो अपन ने पढ़ लिया कि इंडिविजुअल या तो खुद करेगा, या फिर वो खुद एबल नहीं है तो उसके ऑथोराइज पर्सन है ना, वो पर्सन कर देगा। ऑथोराइज पर्सन नहीं है तो इसी सिचुएशन में कोई भी उसका लीगल गार्जियन वगैरह साइन कर देगा। ओके सर, ठीक है। इंडिविजुअल बता दिया। दूसरा अपने पास आया एचयूएफ का। एचयूएफ के केस में कौन साइन करेगा, कौन वेरीफाई करेगा, सबसे पहले तो कर्ता करेगा। अगर कर्ता एब्सेंट है तो उस एचयूएफ भी एडल्ट मेंबर कर देगा, या फिर एडल्ट मेंबर नहीं है तो कर्ता ने जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी अपॉइंट कर रखा है वो उस रिटर्न या फिर डॉक्यूमेंट्स को क्या कर देगा, वेरीफाई साइन कर देगा। तीसरा अपन ने पढ़ा है कंपनी के केस में। तो कंपनी के केस में अपन ने क्या पढ़ा है कि कौन साइन करेगा, जो भी सीईओ रहेगा कंपनी का वो साइन करेगा। अगर सीईओ नहीं है तो जो भी ऑथोराइज सेक्रेटरी है कंपनी का वो क्या कर देगा, साइन या वेरिफिकेशन कर देगा। तो था अपन ने पढ़ा कि कोई भी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंटल एजेंसी या फिर लोकल अथॉरिटी है तो उस केस में डॉक्यूमेंट्स को और रिटर्न पे साइन कौन करेगा, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज पर्सन होगा। जैसे गवर्नमेंट ने मिलकर किसी को या पर्सन को अपॉइंट कर रखा है कि ये पर्सन क्या कर देगा, रिटर्न पे साइन करेगा या फिर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देगा, तो कौन करेगा, जो भी ऑथोराइज पर्सन रहेगा वो साइन कर देगा। उसके बाद पांचवा अपन ने पढ़ा फर्म के केस में कौन साइन करेगा। तो फर्म में अपन ने पढ़ा है कि कोई भी पार्टनर कर सकता है, लेकिन वो पार्टनर क्या नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। या फिर पार्टनर के अलावा कौन हो सकता है, ऑथोराइज सिग्नेटरी। अगर पार्टनर ने मिलकर कोई भी ऑथोराइज सिग्नेटरी अपॉइंट कर रखा है तो वो सिग्नेटरी साइन कर देगा। उसके बाद अपन ने कोई भी एसोसिएशन है तो एसोसिएशन की कंडीशन में कौन साइन करेगा, उस एसोसिएशन का कोई भी मेंबर साइन कर देगा। ठीक है, या फिर मेंबर ने अगर कोई भी ऑथोराइज पर्सन अपॉइंट कर रखा है, ऑथोराइज सिग्नेटरी अपॉइंट कर रखा है तो वो क्या कर देगा, साइन या वेरिफिकेशन कर देगा। ट्रस्टी, ट्रस्ट के केस में बताया कि कोई भी ट्रस्टी साइन कर देगा, या फिर ट्रस्टी ने मिलकर क्या कर रखा है, ऑथोराइज सिग्नेटरी अपॉइंट कर रखा है तो ऑथोराइज सिग्नेटरी साइन कर देगा, वेरिफिकेशन कर देगा। पांचवा लास्ट अपन ने पढ़ा कि इनके अलावा और कोई पर्सन हो तो ऐसी सिचुएशन में कौन साइन करेगा, जो भी ऑथोराइज पर्सन रहेगा, जो भी उस बिहाफ पे अपॉइंटेड पर्सन रहेगा वो पर्सन क्या कर देगा, साइन कर देगा। तो बताओ अपना देखो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर यहाँ पे कैंसिल होता है। कहीं पे भी कोई भी सेक्शन कोई भी रूल में कोई डाउट है तो बता सकते हो आप।
सर हाँ सर जी। वो जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ना, उसको मैंने आपको कहा था कि एक बार शॉर्ट में बता दीजिए मुझे। सेक्शन 25 को। यस सर। ओके, एक मिनट। ये याद होगा, 25 सेक्शन 25 में रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में अपन ने अब तक पढ़ा क्या है वो दोबारा से सुनना एक बार। सेक्स रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में अपन ने सबसे पहले पहले पढ़ा था सेक्शन 22। सेक्शन 22 ने अपन को कुछ लिमिट बता रखी थी कि अगर किसी भी पर्सन का टर्नओवर इस लिमिट को क्रॉस करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये तो अपन ने पढ़ा था सेक्शन 22 में। अब वहां पे अपन ने ये भी पढ़ा था कि टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है, टर्नओवर की डेफिनेशन भी पढ़ा था। किस किस पर्सन कौन कौन से स्टेट में कितनी लिमिट है वो सब अपन ने पढ़ा था। जैसे कुछ स्टेट में तो मैंने आपको 10 लाख रुपए की लिमिट बताई थी। कितने स्टेट थे? 4 स्टेट थे। मणिपुर, मिजोरम, कौन कौन से स्टेट थे? एक तो मणिपुर था, एक मिजोरम था, एक मेघालय था, सॉरी मेघालय नहीं था, नागालैंड और त्रिपुरा थे। ये 4 स्टेट में तो कितनी लिमिट बताई थी? 10 लाख की बताई थी। इनके अलावा कुछ स्टेट में मैंने आपको 20 लाख की बताई थी। 20 लाख में 6-7 स्टेट बताए थे, जैसे तेलंगाना, पुडुचेरी, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। ये 5-6 स्टेट बताए थे। यहाँ पे जो लिमिट है वो 20 लाख की एप्लीकेबल होगी। इनके अलावा जो अदर स्टेट है उनपे कितनी लिमिट एप्लीकेबल होती है? वहां पे मैंने बताया था कि गुड्स की अगर सप्लाई कर रहा है तो 40 लाख, और सर्विस की सप्लाई कर रहा है तो वो लिमिट हो जाएगी 20 लाख की। ये अपन ने पढ़ा था सेक्शन 22 में। फिर अपन ने पढ़ा था सेक्शन 23 में अपन ने पढ़ा था एग्जम्पशन के बारे में कि किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, चाहे उनका टर्नओवर कितना भी क्यों ना हो। तो वहां पे मैंने 2-3% के बारे में बताया था। एक तो वो पर्सन जो कंप्लीटली या फिर एक्सक्लूसिवली किसकी सप्लाई कर रहा हो, ऐसी गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहा हो जिसपे जीएसटी अभी एप्लीकेबल ही नहीं है, या फिर जिनको जीएसटी में एग्जम्प्ट किया गया है, वो अपन ने पढ़ा था 23 में। ए क्लोज में। बी क्लोज में मैंने बताया था आपको कि कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट है तो उस एग्रीकल्चरिस्ट को भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं रहेगा। तीसरा अपन ने पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन लेकर अदर पर्सन को भी क्या कर सकती है, रजिस्ट्रेशन से एग्जम्प्ट कर सकती है। ये 23 में पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा था सेक्शन 24 में अपन ने पढ़ा था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था कि इन इन लोगों को, जो लोग सेक्शन 24 में कवर हो रहे हैं, उनका टर्नओवर कितना भी क्यों ना हो हमको इग्नोर करना है। इग्नोर क्यों करना है? क्योंकि वो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। जैसे कोई भी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है गुड्स की तो उसको करवाना पड़ेगा। टीटीपी हो गया, एनआरटीपी हो गया, आरसीएम हो गया, आईएसडी हो गया, इको हो गया। ये सारे पर्सन अपन ने पढ़े थे कहाँ पे? 24 में पढ़े थे। इनको कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करो। उसके बाद अपन ने पढ़ा था सेक्शन 25 में मैंने आपको क्या बताया था कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होगी, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करवाया जाएगा। तो सबसे पहले अपन ने 25 का सबसेक्शन 1 पढ़ा था। उसमें अब मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी पर्सन जिस दिन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ है तो उसको विद इन 30 डेज में क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव माना जाएगा? जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ वहां से इफेक्टिव माना जाएगा। और दूसरा मैंने बताया कि अगर कोई भी पर्सन इससे पहले से सप्लाई कर रहा है, कहाँ से? टेरिटोरियल वाटर से अगर वो कोई सप्लाई कर रहा है तो इसी सिचुएशन में उसको रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवाना पड़ेगा? तो मैंने बताया था कि उसको रजिस्ट्रेशन उसके नियरेस्ट या तो स्टेट या फिर यूटी में करवाना पड़ेगा। जिस भी टेरिटोरियल वाटर से वो सप्लाई कर रहा है वो अपन देखेंगे कि इसके बिल्कुल नियरेस्ट स्टेट कौन सा है या फिर यूटी कौन सा है, उस स्टेट या यूटी में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पेन बेस होता है और आधार बेस होता है। नॉर्मल मैंने बताया था कि आधार भी अपन को देना पड़ता है, लेकिन आधार के बिना भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन उसके प्रोसीजर या फिर कंप्लायंस क्या होंगे, कुछ ज्यादा पूरे करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या बताया था इसके बारे में? रूल 8 और 9 बताया था। रूल 8 और 9 में मैंने क्या बताया था कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है या रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल पर्सन है उसको REG01 फाइल करना पड़ेगा। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए।
रजिस्ट्रेशन के लिए REG01 फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बताया था कि कोई भी लायबल पर्सन है तो REG01 के 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। पार्ट ए फाइल करना पड़ेगा। पार्ट ए में क्या बताना पड़ेगा? उस पर्सन का आधार नंबर देना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा, पैन नंबर बताना पड़ेगा, मोबाइल नंबर और स्टेट वगैरह। ये इन्फॉर्मेशन पार्ट ए में फाइल करनी पड़ेगी। किसको? जो पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है उसको। अब जैसे ही वो पार्ट ए को सबमिट करेगा, वैसे उसके पास पोर्टल पे क्या होगा? एक TRN नंबर, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, जो मैंने आपको बताया था, वो जनरेट होगा। अब वो जैसे नंबर जनरेट होगा, उसकी हेल्प से क्या करेगा वो पर्सन? पार्ट बी को फाइल करेगा। पार्ट बी में अपन ने क्या पढ़ा था? एक सेकंड। पार्ट बी में अपन ने क्या पढ़ा था कि पार्ट बी में वो लायबल पर्सन क्या करेगा? अब वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। जो भी उसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो डॉक्यूमेंट्स लगाएगा। जैसे अपना पैन कार्ड वगैरह हो गया, अदर बिजनेस के कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, उन डॉक्यूमेंट्स को वो लगाएगा। कौन से फॉर्म में लगाएगा? REG01 का जो पार्ट बी है उसमें वो फाइल करेगा। अब जैसे वो पार्ट बी को फाइल करेगा, उसके पास एक एक्नोलेजमेंट आएगी। एक्नोलेजमेंट मिलेगी उसको कौन से फॉर्म में? REG02 में मिलेगी। ठीक है। अब एक्नोलेजमेंट मिलने के बाद, REG02 मिलने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? एक एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। एप्लीकेशन जो लगाएगा वो किसके द्वारा फॉरवर्ड कर दी जाएगी? प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी। अब अगर वो एप्लीकेशन इन ऑर्डर है तो यहाँ पे 2 सिचुएशन होगी। अगर वो एप्लीकेशन इन ऑर्डर है, इन ऑर्डर मतलब उसने पास कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में अपन को विदिन 3 डेज में क्या मिल जाएगा? वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। जिस दिन हमने क्या किया? पार्ट बी को सबमिट किया, उसके अगले 3 दिन में हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाएगा। अब अगर वो एप्लीकेशन इन ऑर्डर नहीं है तो इसी सिचुएशन में क्या होगा? पीओ है वो क्लेरिफिकेशन देगा। में पीओ जो है क्लेरिफिकेशन देगा कितने दिन में? 3 दिन में क्लेरिफिकेशन देगा। कहाँ से 3 दिन? REG03 में देगा। और जिस दिन अपन ने पार्ट बी फाइल किया उसके 3 दिन में वो हमें क्लेरिफिकेशन देगा। अब क्लेरिफिकेशन देगा तो अप्लीकेंट को क्या करना पड़ेगा? क्लेरिफाई करना पड़ेगा। अब जो भी REG03 में उसने क्लेरिफिकेशन मांगा है हमसे, एप्लीकेंट से, अब एप्लीकेंट क्या करेगा? REG04 में उसको क्लेरिफाई करेगा। कब तक वो करेगा? विदिन 7 डेज में करेगा। जिस दिन उसको REG03 मिला प्रॉपर ऑफिसर से, उसके अगले 7 दिन में वो REG04 में एप्लीकेंट क्या कर देगा? क्लेरिफाई कर देगा। अब क्लेरिफाई करने के बाद 2 सिचुएशन हो सकती है। 2 सिचुएशन कौन सी हो सकती है? एक तो होता है कि उस क्लेरिफिकेशन से जो पीओ है अपना वो सेटिस्फाइड हो, मतलब सेटिस्फाइड यस हो रहा है वो, या फिर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ठीक है। अब अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उस क्लेरिफिकेशन से, तो वो REG05 में हमारा क्या कर देगा? रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो। अगर वो सेटिस्फाइड है तो इसी सिचुएशन में क्या करेगा? वो अपन को REG06 में हमें रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा अगले 7 दिनों में REG06 में। उसके बाद जैसे पीओ सेटिस्फाइड हो गया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसको अपना जो भी पैन और आधार है वो फर्निश करना पड़ेगा। जैसे पेन और आधार के बारे में बताएगा वो। पेन और आधार के बारे में जैसे ये अमेंडमेंट आया भी रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में आधार के बारे में, कि जैसे वो अपना पेन और आधार सबमिट करवाएगा, कि किन किन को देना पड़ेगा आधार? जो भी गवर्नमेंट ने नोटिफाइड पर्सन डिक्लेयर कर रखे हैं उनको ये आधार देना पड़ेगा। अगर वो लोग आधार नहीं देंगे तो आधार के बिना भी उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? बिना आधार भी रजिस्ट्रेशन के लिए पीओ क्या करेगा? उसका वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन या फिर जिसको अपन ने पढ़ा था फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। कहाँ पे करेगा? जहाँ से मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो प्रॉपर पर्सन जहाँ से बिजनेस कर रहा है वहां पे वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है ना। अगर आधार नहीं दिया है तो करेगा वो, आधार दिया है तो वो अपन को रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा, और आधार नहीं दिया है तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। और फिजिकल वेरिफिकेशन कब तक करेगा? वो 60 दिन में करेगा। 60 दिन 60 डेज कहाँ से? जब अपन ने पार्ट बी फाइल किया था, REG01 का जो पार्ट बी है वो फाइल किया था, उसके अगले 60 दिन में वो हमारे बिजनेस का क्या करेगा?
फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन में वो क्या करेगा, अपने बिजनेस का फोटोग्राफ लेगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेगा। उन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ पे अपलोड कर देगा, कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर देगा। ये अपन ने पढ़ा था रूल 8 और 9। ठीक है। ओके सर, ठीक है। उसके बाद अपन ने जैसे सेकंड क्लोज पढ़ा था, सेकंड सबसेक्शन में क्या पढ़ा था, अगर कोई भी पर्सन रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो वो अगर एक ही स्टेट या फिर एक ही यूटी में बिजनेस कर रहा है तो वो वहां के लिए एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकता है, या फिर एक ही स्टेट या एक भी यूटी में उसके एक से ज्यादा बिजनेस है तो वो सारे बिजनेस के लिए क्या कर सकता है, एक रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है। जैसे हो सकता है मेरा राजस्थान में 4 ब्रांच चल रही हो, सीकर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, तो मैं चाहूँ तो चारों ब्रांच का एक रजिस्ट्रेशन भी ले सकता हूँ और चाहूँ तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी ले सकता हूँ। अगर सेम पेन से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहूँ तो मैं चारों को एक साथ में रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ। तीसरा अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई भी पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, कौन से सेक्शन में, ना तो वो 22 में कवर हो रहा ना 24 में, तो वो क्या करवा सकता है, खुद को अपनी इच्छा से रजिस्टर करवा सकता है। अगर उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी ले लिया तो इसी सिचुएशन में आपको सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि जो भी जीएसटी एक्ट के जितने भी प्रोविजन है वो सारे के सारे प्रोविजन उस पर्सन पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया जाता है ये मैंने आपको बताया था,